हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम आपके साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे चैप्टर पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस के अंदर टॉपिक मल्टीनेशनल कंपनीज या फिर ग्लोबल एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो ये हमारा जो टॉपिक है, ये पहले तो हम इसमें मीनिंग समझ लेते हैं कि मल्टीनेशनल कंपनीज का मीनिंग क्या है। ठीक है, क्या होती है मल्टीनेशनल कंपनीज, एंड देन विल कम टू द फीचर्स ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज। फीचर्स की बात करेंगे, देन लास्ट हम ये भी बात करेंगे कि जब हम मल्टीनेशनल कंपनीज को एक कंट्री में लेकर आते हैं तो कुछ सेफगार्ड्स, कुछ प्रिकॉशंस को ध्यान रखना होगा दैट हैज टू बी टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। ठीक है, आइए सबसे पहले चलते हैं हम लोग मीनिंग पर। अगर मीनिंग की बात करें, देन द टर्म मल्टीनेशनल हैज टू वर्ड्स, वन इज मल्टी एंड अनदर इज नेशनल। ठीक है, तो मल्टी का मीनिंग तो क्या होता है जी? मल्टी का मीन्स है मैनी एंड नेशंस का मीन है कंट्रीज, यानी दीज आर द कंपनीज विच ऑपरेट इन मैनी कंट्रीज और मल्टीपल कंट्रीज। ठीक है, तो एक कंट्री से ज्यादा कंट्रीज में ये कंपनीज ऑपरेट करती हैं। ठीक है, इसका मीनिंग ये निकल कर आता है इस टर्म से। अगर आगे देखें, देन वी हैव सेड, ये शॉर्ट फॉर्म है मल्टीनेशनल कंपनी के लिए एमएनसी। इन जनरल हम मल्टीनेशनल कंपनीज को एक नाम से जानते हैं, दैट इज एब्रीविएशन MNC। M stand for multi, N stand for national and C stand for companies और corporations। ठीक है, दोनों नाम से जाना जाता है। हम कंपनीज भी बोल देते हैं, कॉर्पोरेशंस भी हो सकते हैं ये। ठीक है, आइए नाउ इनका मीनिंग हमने लिखा है। अब MNC मीन्स अ कंपनी विच ऑपरेट्स इन मैनी कंट्रीज, जो ऊपर हमने आपको डेफिनेट बताया जब हमने इस टर्म को ब्रेक किया। तो वो कंपनीज जो कि मोर देन वन कंट्री ऑपरेट कर रही हैं या इन मल्टीपल और इन मैनी कंट्रीज ऑपरेट कर रही हैं, उन कंपनीज को हम क्या कहते हैं? मल्टीनेशनल कंपनीज कहते हैं। आइए जी, तो सबसे पहले आगे चले अब आपके साथ। अब इन कंपनीज का जो ऑपरेशन का तरीका होता है, when they operate in different countries, in multiple countries, they may operate in terms of branches। उनकी ब्रांचेस हो सकती हैं डिफरेंट कंट्रीज के अंदर, अलग अलग कंट्री को आप क्या बोलेंगे? अलग अलग देशों के अंदर। ठीक है, ऐसे ही उनके फैक्ट्रीज हो सकती हैं, उनके जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं वो हो सकते हैं आपके डिफरेंट कंट्रीज के अंदर, उनकी वर्कशॉप हो सकती है डिफरेंट कंट्रीज के अंदर। दे थ्रू दीज मॉड्यूल्स दे ऑपरेट इन डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, चलिए जी, तो ब्रांचेस भी हो सकती हैं, फैक्ट्रीज हो सकते हैं, वेयर हाउसेस हो सकते हैं, वर्कशॉप्स हो सकती हैं। ठीक है, वेयर हाउस तो होना ही होना है, अगर फैक्ट्री वगैरह होगी तो गुड्स को स्टॉक करने के लिए वर्कशॉप हो सकती है। इनके ऑफिसेस हो सकते हैं, रीजनल ऑफिसेस हो सकते हैं। ठीक है, इनके मेन ऑफिस तो हेडक्वार्टर जो ऑफिस होगा वो तो होम कंट्री में ही होगा, जहां इनका स्टैब्लिशमेंट हुआ था, जहां इनका इनकॉर्पोरेशन हुआ था। बट इनकी जो ब्रांचेस हैं दे विल बी स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड से हमारा ये मीनिंग नहीं है दैट दे एग्जिस्ट इन ईच एंड एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, बट वी से दे एग्जिस्ट इन ईच एंड मेजर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, जहां इन्हें बेनिफिट लगता है, अपने आप को ये एक्सपेंड कर सकते हैं, वहां ये लोग मूव करते हैं। नाउ मल्टीनेशनल कंपनीज को कुछ और नाम से भी जाना जाता है। नो, दोज नेम्स आर, फर्स्ट इज ट्रांसनेशनल। ट्रांसनेशनल का मीनिंग एक्चुअल में होता है, ट्रांसनेशनल मीन्स मूविंग बियॉन्ड द नेशनल बाउंड्रीज। ठीक है, जब आप अपनी नेशनल बाउंड्री से बाहर जाते हैं, ठीक है, आपने ज्योग्राफी में भी इस टाइप का टर्म पढ़ा होगा कभी। ठीक है, देन दैट वी नोन एज ट्रांसनेशनल। ठीक है, सो दीज आर transnational corporations. Why they are transnational corporations? Because they move beyond their national boundaries. अपनी नेशन की बाउंड्री से बाहर ये मूव करके ऑपरेट करते हैं, इसलिए इन्हें ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस भी कहा जाता है। देन अदर इज ग्लोबल एंटरप्राइजेस। इन्हें ग्लोबल एंटरप्राइज भी कहा जाता है। व्हाई वी कॉल देम एज अ ग्लोबल एंटरप्राइज? बिकॉज दे ऑपरेट, दे डू देयर वर्क ग्लोबली। ठीक है, इनके जो ऑपरेशंस हैं, इनके जो सेटअप हैं वो ग्लोबली स्प्रेड हैं। ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड स्प्रेड है, इसीलिए इन्हें ग्लोबल एंटरप्राइज भी कहा जाता है। ठीक है, देन इंटरनेशनल एंटरप्राइजेस, दे आर नोन एज, ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल, विच ऑपरेट फ्रॉम वन नेशन टू अनदर। ठीक है, इसलिए इन्हें इंटरनेशनल एंटरप्राइजेस भी
कहा गया है। ठीक है जी, चलिए, तो ये हुआ मीनिंग हमारा मल्टीनेशनल कंपनी का। इन शॉर्ट वी से दे ऑपरेट इन अ कंट्री, दे ऑपरेट इन मोर देन वन कंट्री। ठीक है, एक कंट्री से ज्यादा कंट्रीज में ये ऑपरेट करते हैं, और यू कैन सिंपली से दे ऑपरेट इन मैनी कंट्रीज। नाउ लेट्स मूव टू द फीचर्स ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज। अब मल्टीनेशनल कंपनी की फीचर्स पर आए तो सबसे पहला फीचर हमने लिखा है जाइंट साइज। इनका जो साइज है वो बहुत बड़ा है। व्हेन वी से टर्म इन साइज, वी से इनकी जो एसेट्स हैं, इन बिजनेस के पास जो एसेट्स होती हैं वो बहुत ज्यादा एसेट्स होती हैं। दे आर स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो जाहिर सी बात है इनके पास जो एसेट्स हैं, इनके पास जो फंड्स हैं वो बहुत ज्यादा होंगे। ठीक है, अब इनके फंड्स और एसेट इतने ज्यादा बढ़ते क्यों हैं? बिकॉज दे कैप्चर नंबर ऑफ मार्केट्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, जिसके कारण इनके सेल्स, इनकी टर्नओवर बहुत ज्यादा है। जब इनके टर्नओवर, इनकी सेल्स बहुत ज्यादा है तो ऑब्वियसली इनके प्रॉफिट ज्यादा होंगे। प्रॉफिट ज्यादा होंगे तो कैपिटल ज्यादा होगा, एंड अगेन मूविंग इन द सर्कल इनकी एसेट्स इंक्रीज करेंगी। सो दे हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल रिसोर्सेज एंड दे आर जाइंट इन साइज। ठीक है, दे गिव टफ कंपटीशन टू डोमेस्टिक कंपिटिटर्स और डोमेस्टिक एंटरप्राइजेस। जो डोमेस्टिक एंटरप्राइजेस हैं विच ऑपरेट्स विद इन द नेशन, उन्हें ये बहुत ज्यादा कंपटीशन देते हैं। क्यों कंपटीशन देते हैं? बिकॉज इनके पास रिसोर्सेज ज्यादा हैं, इनका साइज बहुत बड़ा है, इनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, रिसोर्सेज हैं। ठीक है, अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, ठीक है, स्किल्ड एम्प्लॉइज हैं। तो उस तरीके से इनका जो साइज है, इनकी जो रिसोर्सेज हैं बहुत ज्यादा हैं। Then centralized control. Multinational companies, transnational companies और corporations, ठीक है, इंटरनेशनल एंटरप्राइजेस, ये जो हमने डिफरेंट नाम दिए मल्टीनेशनल कंपनी को, इनका जो कंट्रोल है सेंट्रलाइज्ड होता है। दे आर कंट्रोल्ड फ्रॉम अ सेंट्रलाइज्ड ऑफिस दैट वी कॉमनली नोन एज हेडक्वार्टर्स, विच इज बेस्ड इन अ होम कंट्री। ठीक है, जहां इनका इनकॉर्पोरेशन हुआ है वहां से इन पर सारा कंट्रोल, इनकी मॉनिटरिंग की जाती है। ठीक है, बिकॉज दे हैव ब्रांचेस स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, और इनके जो कंट्रोलिंग होती है दैट हैपेंस थ्रू, और दैट इज डन थ्रू अ सिंगल पॉलिसी। ठीक है, एक पॉलिसी बनाई जाती है विच इज फॉर्म्ड एंड डेवलप्ड बाय द हेडक्वार्टर ऑफ द कंपनी, और वो सभी ब्रांचेस पर अप्लाई होती है। ठीक है, तो उस पॉलिसी के थ्रू हमें इन जो हमारे ब्रांचेस हैं, हमारे फैक्ट्रीज हैं, हमारे ऑफिसेस हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो उन्हें हम लोग कंट्रोल और मैनेज करते हैं। ठीक है, तो सेंट्रलाइज कंट्रोल हुआ। क्यों? क्योंकि सबको एक ही जगह से कंट्रोल किया जा रहा है, सेंट्रल पॉइंट से कंट्रोल किया जा रहा है, एंड दैट इज हेडक्वार्टर ऑफ द कंपनी। और हेडक्वार्टर बेस्ड कहां है? इट विल बी इन जनरल 99.9% वो कहां हेडक्वार्टर होता है? जहां होम कंट्री है, जहां पे उसका इनकॉर्पोरेशन हुआ है। इसके बाद चलें हम लोग आगे। Then the next is advanced technology. मल्टीनेशनल कंपनीज के पास जो टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है, जिसकी हेल्प से वो अपने कस्टमर्स को, अपने कंज्यूमर्स को वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करा पाते हैं। ठीक है, वर्ल्ड क्लास अच्छी टेक्नोलॉजी क्यों है, एडवांस टेक्नोलॉजी क्यों है? क्योंकि उनके पास बहुत अच्छे कैपिटल रिसोर्सेज हैं। ठीक है, उनका साइज बहुत बड़ा है, सो दे हैव इजी एक्सेस ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब अपने कस्टमर्स को, अपने कंज्यूमर्स को इसकी हेल्प से ये अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट, ठीक है, बेस्ट इन क्लास प्रोडक्ट्स दे पाते हैं। ठीक है, देन एक्सपेंशन ऑफ मार्केट टेरिटरी। इनका जो मेन अगर फीचर कहे, इसे ये गोल भी होता है, बिकॉज दे आर मल्टीनेशनल कंपनीज, दे हैव टू एक्सपेंड, उन्हें एक्सपेंड करना होता है, और इनके लिए एक्सपेंशन करना बहुत इजी है। इनके लिए एक्सपेंशन करना बहुत इजी इसलिए है बिकॉज इनके पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज है, वास्ट रिसोर्सेज हैं, एक्सेलेंट मार्केटिंग स्किल्स होती हैं इनके पास, और सबसे बड़ी बात, इनके पास एक्सेस है इंटरनेशनल मार्केट का, यानी जहां पे बहुत सारे कस्टमर्स हैं, इंटरनेशनली दे सेल देयर प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो इनके लिए मार्केट एक्सपेंशन करना बहुत इजी होता है, एंड द रीजंस आई हैव जस्ट सेड कि इनके पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, एक्सीलेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हैं इनके पास, ठीक है, स्किल्स हैं इनके पास, और इंटरनेशनल मार्केट इनके लिए वाइडली ओपन है। ठीक है, इसीलिए ये इजीली अपने आप को एक्सपेंड कर पाते हैं, अपनी जो मार्केट टेरिटरी है, रीजन है, उसे ये इजीली एक्सपेंड कर पाते हैं। देन
ओलिगोपोलिस्टिक पावर। ओलिगोपोलिस्टिक पावर का मीनिंग क्या है जी? मीनिंग है ओलिगोपोलिस्टिक पावर, या पहले ओलिगोपोलिस्टिक का मीनिंग देखें। इसका मीनिंग है, ठीक है, जो थोड़े सो लोग हैं, ठीक है, कुछ कंपनियों के पास ही जब ज्यादा पावर आ जाती है, देन वी टर्म इट एज ओलिगोपोलिस्टिक पावर, ठीक है। तो मल्टीनेशनल कंपनीज में कुछ ऐसा ही होता है, दे हैव अ ह्यूज डोमिनेंस इन द मार्केट, ठीक है, या इन द एरिया इन विच दे ऑपरेट। इनका डोमिनेंस बहुत ज्यादा होता है, रीजन बीइंग इनके पास ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज हैं, जाइंट, दे आर जाइंट इन साइज, ठीक है, अच्छी टेक्नोलॉजी है, मार्केटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं इनकी, ठीक है, इनके पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, जिसके कारण इनका डोमिनेंस बहुत ज्यादा है मार्केट में। ये कंपैरेटिवली बाकी लोगों के कंपैरिजन में कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को क्वालिटी प्रोडक्ट दे पाते हैं कंपैरेटिवली लोअर प्राइसेस में, ठीक है। इनके ब्रांड नेम होते हैं, ठीक है, तो इनका डोमिनेंस बहुत ज्यादा है मार्केट में, जिसके कारण इन्हें ओलिगोपोलिस्टिक पावर कहा गया है। अब ये डोमिनेंस जब ये करते हैं, डोमिनेट करते हैं मार्केट को, तो इनका डोमिनेंस का एक और तरीका है, दे एक्वायर द डोमेस्टिक कंपनीज और एंटरप्राइजेस इन ऑर्डर टू रिमूव कंपटीशन, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, ये छोटे मोटे एंटरप्राइजेस हैं, बिजनेसेस हैं, जो किसी कंट्री के अंदर जब ये ऑपरेट करते हैं, तो उन्हें लगता है अगर इन्हें कोई कंपटीशन दे सकता है, तो ये इन्हें एक्वायर ही कर लेते हैं, परचेज कर लेते हैं, ठीक है। और इस तरीके से इनके पास जो पावर है, इनका जो डोमिनेंस है, वो बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एनी अदर बिजनेस हाउस। इसके बाद आते हैं प्रोडक्ट इनोवेशन। दे स्पेंड large amount of money in innovation, providing better quality product और improving upon existing products। एक तो नए प्रोडक्ट लेकर आना, और दूसरा जो इनके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट हैं उनको भी ये और बेटर करने की कोशिश करते हैं। इन्हें इनोवेशन इनका मेन ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हैं, इनका फीचर भी है। क्यों है इनोवेशन मेन ऑब्जेक्टिव और फीचर? बिकॉज दे हैव टू वर्क ग्लोबली, अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, इनके लिए अपनी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए, अपने साइज को और बढ़ाने के लिए, दे ऑलवेज स्ट्राइव टू प्रोवाइड न्यू प्रोडक्ट्स और improved products in the market for their consumers. Then marketing strategies, इनकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हैं वो काफी एग्रेसिव होती हैं। दे स्पेंड लार्ज अमाउंट ऑफ मनी ऑन मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट भी से, ठीक है ना, ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को ये अट्रैक्ट कर पाए और अपने रीजन को, अपने सेल्स को और बढ़ा पाए, ठीक है। तो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बहुत एग्रेसिव होते हैं इन लोगों के, ठीक है, बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया जाता है इन लोगों के द्वारा, ठीक है। देन foreign collaborations, in general multinational companies enter into foreign collaboration. Foreign collaboration means joining hands with the domestic enterprise or business of the country in which they are going to operate, ठीक है। Let's suppose take an example of Maruti and Suzuki. Maruti is an Indian company and Suzuki was not an Indian company, ठीक है। सुजुकी ने क्या किया, इंडियन कंपनी के साथ कोलैबोरेट किया, जिसकी हेल्प से इंडियन कंपनी मारुति को उनकी टेक्नोलॉजी यूज करने को मिली, ठीक है। प्लस इन्हें बेनिफिट भी हुआ, बेनिफिट दोनों को हुआ। सुजुकी को एक बड़ा मार्केट मिला when they tied up with when they collaborated with the मारुति, ठीक है। और मारुति को क्या टेक्नोलॉजी मिल गई, ठीक है, जिसके हेल्प से दोनों को बेनिफिट्स मिले। बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप फॉरेन कोलैबोरेशन करते हैं तो कुछ चीजों का ध्यान देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फॉरेन कोलैबोरेशंस में बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब बाहर से एक कंपनी आती है, एक मल्टीनेशनल कंपनी आती है इन अ कंट्री, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ इंडिया, तो हमें कुछ सेफगार्ड्स फॉलो करने होंगे। क्या है वो सेफगार्ड्स? वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है दैट वी शुड अलाउ ओनली सच कंपनीज और सच मल्टीनेशनल कंपनीज विच आर इन हाई एंड टेक्नोलॉजी क्लास, ठीक है, जिनकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, सो दैट आवर कंट्री आल्सो गेट टेक्निकल एडवांटेज। हमारी कंट्री में भी टेक्नोलॉजी आ पाए, नई टेक्नोलॉजी आ पाए लोगों के लिए, ठीक है। तो वो एक तरीके से डेवलपमेंट का काम करेगा, ठीक है। तो पहली बात, जब फॉरेन कोलैबोरेशंस होते हैं तो इस चीज पर ध्यान दिया जाता है कि उन कंपनीज को ही अलाउ किया जाए या उन कंपनीज के साथ फॉरेन कोलैबोरेशन हो जिससे कि हमारी
कंट्री को अच्छी टेक्नोलॉजीज मिल सके। दूसरा, इसके अलावा जब फॉरेन कोलैबोरेशन करते हैं हम लोग तो एक चीज का और ध्यान रखा जाता है, और वो है जी कि जो एमएनसी आ रही है, जो ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन हमारे यहाँ आ रहा है, जो ग्लोबल एंटरप्राइज आ रही है, हम कोशिश करें कि वो अपने फंड्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट वो लेकर आए। ठीक है, अगर हमारे यहाँ पर आ गए कुछ अपना लेकर नहीं आ रहे तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ जब ऑपरेट करेंगे तो कुछ अर्न करेंगे। भाई जब भी आप बिजनेस करते हैं तो आप प्रॉफिट्स अर्न करते हैं, तो आप प्रॉफिट्स लेकर तो जा रहे हैं, लेकर कुछ भी नहीं आ रहे। ठीक है, आपको इन्वेस्टमेंट्स को लेकर आना होगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को लेकर आना होगा, ताकि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, हमारे ऊपर फॉरेन डेट ना बढ़ जाए। ठीक है, हमारे रिजर्व्स कम ना हो, क्योंकि जब एमएनसी बाहर प्रॉफिट लेकर जाएगी तो इन टर्म्स ऑफ फॉरेन रिजर्व्स ही लेकर जाएगी वो। ठीक है ना, तो वो प्रॉब्लम हो सकती है। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है जी कि जब हम फॉरेन कोलैबोरेशंस करते हैं तो हमें ध्यान देना चाहिए हमारे स्मॉल इंडस्ट्रीज पर या स्मॉल बिजनेसेस पर कि वो खत्म ना हो जाएं। ठीक है, दो कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन हो, बहुत अच्छी बात है, बट दे शुड नॉट किल स्मॉल बिजनेसेस। ठीक है, जो काफी बार सवाल उठते हैं कि जब फॉरेन कंपनीज एक कंट्री में आते हैं तो वहां के छोटे छोटे बिजनेस खत्म हो जाते हैं। सो गवर्नमेंट शुड टेक केयर ऑफ दोज एरियाज। चलिए, तो हमने ये फीचर्स डिस्कस कर लिए, मीनिंग डिस्कस कर लिया आपके साथ, इन्हें आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे आपके साथ। हाँ जी, तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आपके साथ हम लोग हमारे टॉपिक या चैप्टर प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस के अंदर। और टॉपिक हम जो डिस्कस कर रहे हैं अभी आपके साथ वो है जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर क्या होता है, ठीक है, उसकी क्या फीचर्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हमने डिस्कस करनी है अभी आपके साथ। तो सबसे पहले देखें तो जॉइंट वेंचर का मीनिंग हम देखें तो जॉइंट वेंचर का मीनिंग क्या है जी, व्हेन टू और मोर फर्म यानी बिजनेसेस कम्स टुगेदर टू एस्टैब्लिश और फॉर्म अ न्यू एंटरप्राइज। यानी जब दो या दो से ज्यादा बिजनेसेस या फिर फर्म्स एक साथ मिलकर आते हैं और एक नए एस्टैब्लिशमेंट को फॉर्म करते हैं, बनाते हैं, देन इट इज टर्म्ड एज जॉइंट वेंचर। जॉइंटली दे आर वेंचरिंग इनटू समथिंग, दे आर एंटरिंग इनटू समथिंग। ठीक है, ज्वाइंट बिजनेस हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब ज्वाइंट बिजनेस क्यों स्टार्ट किया जाता है आपको समझ में आएगा थ्रू द फीचर्स ऑफ ज्वाइंट वेंचर। ठीक है ना, कि क्या फीचर्स हैं जिसके कारण, क्या बेनिफिट्स हैं जिसके कारण हम ज्वाइंट वेंचर करते हैं, या रीजंस क्या हैं ज्वाइंट वेंचर करने के। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ज्वाइंट वेंचर के अंदर पहला जो फीचर हमारा है वो है जी इंक्रीज इन रिसोर्सेज एंड कैपेसिटी व्हेन वी ज्वाइंटली वेंचर। ठीक है, जब एक ज्वाइंट वेंचर किया जाता है देन इट इंक्रीजेस द रिसोर्सेज एंड कैपेसिटी ऑफ अ बिजनेस। क्यों इंक्रीज हो जाती है रिसोर्सेज एंड कैपेसिटी, क्योंकि जो रिसोर्सेज पहले अलग अलग बिजनेसेस के पास थी, नाउ दे हैव बीन कंबाइंड, उन्हें कंबाइंड कर दिया गया है। ठीक है, तो फाइनेंशियल टर्म्स में बोलें, ह्यूमन रिसोर्सेज के टर्म्स में बोलें तो आपकी रिसोर्सेज बढ़ जाती हैं, आपकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे बात करें एट प्रेजेंट सिचुएशन वी हैव अ लेटेस्ट ज्वाइंट वेंचर ऑफ आइडिया एंड वोडाफोन। ठीक है, जो अभी फाइनलाइज हुआ है, काफी समय से इस पर काम चल रहा था आइडिया एंड वोडाफोन का, अभी उन्होंने लेटेस्ट ही स्टार्ट किया है इसको, VI के नाम से जो बना है, उन्होंने V के नाम से दिया है शायद। ठीक है, V उन्होंने एक लोगो भी दिया है अपना इस तरीके से कुछ VI दिया है, वोडाफोन और आइडिया का, वोडाफोन का V और आइडिया का I दिया है, एंड दे कंबाइंडली कॉल इट एज V। तो ये लोगो जो है एक तरीके का ज्वाइंट वेंचर है उन दोनों कंपनीज का। ठीक है, जिसके हेल्प से हुआ क्या, जो वोडाफोन और आइडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर था वो अब एक हो गया, यानी कंपनी के पास अब एसेट्स बहुत सारे आ गए हैं। जो अलग अलग एसेट्स थे उनके कस्टमर्स एक आ गए हैं, अब जो अलग अलग कस्टमर्स थे उनकी सेल्स बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो बेनिफिट मिलेगा एक दूसरे के एसेट्स का, क्योंकि फिलहाल टेलीकॉम सेक्टर में देखें अगर हम लोग तो काफी कंपटीशन चल रहा है,
कंपनीज आर नॉट एबल टू सर्वाइव। रीजंस हैं क्योंकि टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट आ रहा है उसमें बहुत ज्यादा कॉस्ट लगती है, और इतनी कॉस्ट बियर करना, ठीक है, एक कंपनी के लिए मुश्किल बात है। ठीक है, तो एक जॉइंट वेंचर का एग्जांपल है वी, जिसमें हमने दोनों कंपनी आइडिया एंड वोडाफोन की रिसोर्सेज, ठीक है, कंबाइंड हो चुकी हैं, उनकी कैपेसिटी इंक्रीज हो चुकी है। ठीक है, अगर कैपेसिटी और रिसोर्सेज की बात करें तो मैंने बताया हमारी फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है, जब दोनों कंबाइंड होंगी तो हमारे पास एक बल्क आ जाएगा। ठीक है, हमारी फाइनेंशियल रिसोर्सेज बढ़ जाएंगी, हमारे पास जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, हमारे जो एम्प्लॉइज हैं, हमारे पास स्किल्ड लोग जो हैं वो भी इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, और साथ में बात करें इंपॉर्टेंट कि अब हमारा जो ग्रोथ एंड एक्सपेंशन है वो भी क्विकली होगा, एफिशिएंटली होगा। क्यों होगा ग्रोथ एंड एक्सपेंशन? क्योंकि हमारे पास जो, आपको पता है ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, आपको एक्सपेंशन के लिए क्या चाहिए, आपको रिसोर्सेज चाहिए। अब व्हेन वी हैव abundant resources in terms when we have joint ventured, तो आपके पास रिसोर्सेज बहुत हैं जिसकी हेल्प से अब आप ग्रोथ कर सकते हैं, अपने बिजनेसेस को एक्सपेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना, लेट्स सपोज हम बात करें, अगर बात करें वोडाफोन और आइडिया का, अगर आइडिया का किसी एक पर्टिकुलर रीजन में ज्यादा होल्ड था और वहां वोडाफोन का नहीं था, तो अब वो चीजें उनके लिए बेनिफिशियल है कि अब दोनों एक साथ आ गए हैं तो इन दोनों को सिनर्जी मिलेगी एक दूसरे से। ठीक है, कंपटीशन में सरवाइव करने में हेल्प देगा उनको ये। ठीक है, तो ये हमारा पहला फीचर है कि जब हम जॉइंट वेंचर करते हैं तो हमारे पास रिसोर्सेज और कैपेसिटी में इंक्रीज आता है बिजनेस के। देन सेकंड फीचर वी हैव इज एक्सेस टू न्यू मार्केट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स। ठीक है, आपको न्यू मार्केट्स मिलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स मिलते हैं। अगर आप बात करें इन टर्म्स ऑफ फॉरेन ज्वाइंट वेंचर्स, जब फॉरेन कंपनीज हमारे यहाँ पर आती हैं तो वो क्या करते हैं, वो एक हमारे यहाँ एग्जिस्टिंग ब्रांड के साथ जुड़ जाते हैं। ठीक है, बहुत से एग्जांपल है, इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं, एक ज्वाइंट वेंचर हुआ था मारुति एंड सुजुकी का। ठीक है, सुजुकी हम इंडियन कंपनी नहीं थी, मारुति इंडियन कंपनी है, उन्होंने ज्वाइंट वेंचर किया इंडियन कंपनी के साथ, जिससे कि उनको हमारा जो वास्ट इंडियन मार्केट है, एक नया मार्केट मिला अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने का। ठीक है, और दूसरा हमारे जो रिटेल आउटलेट्स है, हमारी जो इंडियन कंपनी है जिसके साथ उन्होंने जॉइंट वेंचर किया, मारुति सुजुकी जो नाम रखा, जो जॉइंट वेंचर हुआ, उसमें क्या हुआ, जो हमारी मारुति कंपनी के रिटेल आउटलेट्स से डिफरेंट लोकेशंस पर, डिफरेंट रीजन्स में, उनकी हेल्प से उन्हें अपने आप को रीच करने में प्रॉब्लम नहीं आई कस्टमर तक। ठीक है, तो इजीली एक फैसिलिटी मिल गई, तो उन्हें एक इजी एक्सेस मिल गया न्यू मार्केट्स का, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स का। क्योंकि कंपनी क्या करती है मारुति, कि उनके आउटलेट से, रिटेल आउटलेट से, उनके थ्रू वो अपना सामान कस्टमर्स तक पहुंचाते थे। अगर सुजुकी डायरेक्टली इंडिया में आती, ठीक है, देन उनके लिए प्रॉब्लम थी, उनके लिए एक बड़ा मार्केट था जिसे समझना, ठीक है, इतना आसान नहीं है। हमारे कुछ सोशल इश्यूज हैं, ठीक है, जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट में हमने बात करते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट अगर आप पढ़ें तो बिजनेस एनवायरनमेंट में टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, सोशल एनवायरनमेंट है जो बिजनेस को अफेक्ट करता है। वो चीजें इसे अफेक्ट इतना नहीं कर पाएंगे, बिकॉज नाउ दे हैव असिस्टेंस ऑफ द इंडियन ब्रांड। ठीक है, जिसके हेल्प से वो इतने बड़े मार्केट को, इतने बड़े नेटवर्क को इजीली एक्सेस कर पाएंगे, उनका जो रिटेल आउटलेट्स हैं उन्हें यूज कर पाएंगे अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए। ठीक है, तो इस तरह के जॉइंट वेंचर्स जो हैं वो ऐसी फैसिलिटीज आपको देते हैं, इसलिए हमने कहा ये एक फीचर है कि आपको न्यू मार्केट का, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स का एक्सेस मिलता है। ठीक है, आइए इसके बाद आते हैं थर्ड, एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। एक्सेस टू टेक्नोलॉजी मिलेगा आपको, ऑब्वियसली मिलेगा, बिकॉज व्हेन वी जॉइंट वेंचर, तो अगर जॉइंट वेंचर होता है तो जनरली हम लोग सोच समझ के जॉइंट वेंचर करते हैं। वी ट्राई की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज यूज हो रही हैं फॉरेन कंट्रीज में वो हम तक पहुंच सके, और जब आपके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आएंगी, एडवांस टेक्नोलॉजीज आएंगी, तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो एक्सेस ऑफ टेक्नोलॉजी जब आता है जॉइंट वेंचर की हेल्प से, जब फॉरेन कंट्रीज कंपनीज के साथ आप जॉइंट वेंचर करते हैं, इंडियन हमारे ब्रांड्स, तो आपको एडवांस टेक्नोलॉजी मिलती है, आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसमें रिडक्शन आता है, आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसमें रिडक्शन आता है, रिड्यूस होती है। क्यों? क्योंकि आप एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तो एफिशिएंसी आएगी, इफेक्टिवनेस आएगा, आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस होगा, आपका टाइम बचेगा।
आपकी एनर्जी बचेगी और आपकी इन्वेस्टमेंट्स भी बच जाएंगी। ऐसा क्यों होगा सर? टाइम इसलिए बचेगा क्योंकि जो टेक्नोलॉजी आपको यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके खुद बनानी थी, वो टेक्नोलॉजी आपको इजीली मिल गई। ठीक है, आपका समय नहीं लगा, आपके जो ह्यूमन एफर्ट्स हैं, ठीक है, आपकी जो एनर्जी है इस काम इस टेक्नोलॉजी को बनाने में, अब वो यूज नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि आपने ज्वाइंट वेंचर कर लिया है। ठीक है, आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी। भाई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, रिसर्च करनी पड़ती है काफी, और उसके लिए काफी पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो वो आपका सेव हो जाएगा क्योंकि आपने ज्वाइंट वेंचर किया है। ठीक है, सो एक्सेस टू टेक्नोलॉजी मिलता है आपको ज्वाइंट वेंचर में। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है पॉइंट नंबर 4, इनोवेशन। देखिए, व्हेन वी ज्वाइंट वेंचर विद द फॉरेन कंपनीज जिनकी बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, ठीक है, तो हमें एक एडवांटेज मिलता है कि उनके जो न्यू आइडियाज हैं, ठीक है, उनकी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उनसे हम यहाँ पर न्यू प्रोडक्ट्स को बना सकते हैं, न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च किया जा सकता है, हमारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को रीब्रांड किया जा सकता है, और ज्यादा स्पेशलाइज्ड बनाया जा सकता है, और ज्यादा सुपीरियर क्वालिटी का बनाया जा सकता है। तो इनोवेशन पॉसिबल है व्हेन वी ज्वाइंट वेंचर विद द फॉरेन कंपनीज जिनकी हाई एंड टेक्नोलॉजी है जिन लोगों के पास। ठीक है, सो इनोवेशन भी काफी इजी हो जाता है, यहाँ पर इनोवेटिव न्यू चीजें आप लेकर आ पाते हैं। देन द पॉइंट नंबर 5, the next feature, it says lower cost of production। lower cost of production मैंने आपको बताया क्योंकि आपके पास एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, तो आपकी जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, अगर आप वही पुरानी टेक्नोलॉजी से काम कर रहे होते तो हो सकता है आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होती। क्यों? क्योंकि आपका रॉ मटेरियल ज्यादा कंज्यूम होता, ठीक है ना, कॉस्ट बढ़ जाती, आपके पास जो स्किल्ड लेवल है, मैनेजरियल स्किल्स हैं, वो नहीं थी। तो ज्वाइंट वेंचर की हेल्प से वो आपको एडवांटेजेस मिलेगा जो कि ओवरऑल कॉस्ट को रिड्यूस करने में आपको हेल्प करने वाला है। ठीक है, इसके बाद है लास्ट पॉइंट, लास्ट फीचर हमारा स्टैब्लिश्ड ब्रांड नेम। यहां पर मैं ऐसे एक्सप्लेन करूं स्टैब्लिश्ड ब्रांड नेम से हमारा क्या मतलब है, व्हाट वी मीन बाय द स्टैब्लिश्ड ब्रांड नेम। इससे हम कहना चाहते हैं जो एक ब्रांड नेम स्टैब्लिश्ड है, उसकी गुडविल है, मार्केट इमेज है, उसका बेनिफिट मिलता है। ठीक है, जब दो कंपनियां मिलकर एक साथ आती हैं तो एक दूसरे से सिनर्जी मिलती है उन्हें। लेट्स सपोज एक फॉरेन कंपनी हमारे यहाँ पर आ रही है तो हमारे ब्रांड नेम को भी यूज कर पाएगी। अगर बात करें तो मारुति सुजुकी की बात करें तो मारुति का जो नाम है सुजुकी को, उसको एडवांटेज मिलने वाला था इंडियन मार्केट में, जिसके हेल्प से वो इजिली अपने आप को एक्सपेंड कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। अगर वो एक नए ब्रांड इंडिविजुअली आते और हमारी कंट्री में प्रोडक्ट को लॉन्च करते तो उस ब्रांड इमेज बनाने में, वो गुडविल बनाने में उन्हें टाइम लगता, तो वो टाइम उनका बच गया। हमारे ब्रांड इमेज का, हमारी गुडविल का, हमारी रेपुटेशन का उस कंपनी को, दूसरी कंपनी को बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो ये फीचर्स हैं हमारी किसकी जी, ज्वाइंट वेंचर की। इसके बाद हमें चलना है, एक केस स्टडी है हमारे पास ज्वाइंट वेंचर के ऊपर हमारी बुक में, आइए उसे भी एक बार गो थ्रू कर, एक एग्जांपल हो जाएगा कि हाँ जी किस तरीके से हम लोगों को केस स्टडीज करनी है। तो आइए मेरे साथ देखिए जी, हमारे पास है ये केस स्टडी। इसमें कहा गया है 2005 महिंद्रा एंड महिंद्रा हैड एग्रीमेंट विद रेनॉल्ट। महिंद्रा और महिंद्रा का एग्रीमेंट हुआ था रेनॉल्ट के साथ। मैं इस पार्ट को इरेज कर देता हूं, हम लिख पाएंगे यहाँ कुछ। ठीक है, तो एग्रीमेंट हुआ 2005 में महिंद्रा और रेनॉल्ट का। ठीक है, जब महिंद्रा और रेनॉल्ट का एग्रीमेंट हुआ, ठीक है, दो कंपनी M&M यानी महिंद्रा एंड महिंद्रा और दूसरा है रेनॉल्ट, इन दो कंपनी ने क्या किया, ज्वाइंट वेंचर किया। ठीक है, क्योंकि दो अलग अलग कंपनी है, महिंद्रा एंड महिंद्रा इंडियन कंपनी है और रेनॉल्ट इंडियन कंपनी नहीं है, ये एक फ्रेंच कंपनी है। इन्होंने ज्वाइंट वेंचर किया और ये फ्रेंच कंपनी करती क्या है, महिंद्रा एंड महिंद्रा आपको पता है काफी बिजनेसेस में है, ये लोग व्हीकल्स भी बनाते हैं, यूटिलिटी कॉमर्शियल व्हीकल भी बनाते हैं, और हमारे जो बाकी है कार वगैरह भी बनाते हैं डोमेस्टिक यूज वगैरह के लिए भी। ठीक है, नाउ दे एंटर्ड इनटू अ जॉइंट वेंचर। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक नया कॉमर्शलाइज करने का प्लान किया एक प्रोडक्ट को, दैट इज लोगन। आपको याद हो अगर किसी को, इस नाम से गाड़ियां भी आ रही थी हमारे पास पीछे, शायद अब तो वो ब्रांड इतना नहीं है आज के समय, बट ये दोनों मिलकर इस ब्रांड को लॉन्च करने का प्लान हुआ था, नया ब्रांड बनाया गया लोगन। ठीक है, इट
51:49 पार्टनरशिप बिटवीन महिंद्रा एंड रेनॉल्ट। ठीक है, इसमें प्रोडक्ट में या इस नए वेंचर में पार्टनरशिप कितनी थी? 51% शेयर तो किसके पास था? महिंद्रा के पास, एंड 49% शेयर किसके पास थे? रेनॉल्ट के पास था। यानी इनकी पार्टनरशिप हुई थी 51:49 की रेशियो में। आगे क्वेश्चन कहता है, सॉरी केस स्टडी, द लोगन प्लांट एट नासिक हैज अ कैपेसिटी टू प्रोड्यूस 50,000 यूनिट्स पर ईयर। तो नासिक में एक प्लांट लगाया गया जिसकी कैपेसिटी कितनी थी? 50,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी थी उसकी, 50,000 यूनिट्स, ठीक है, पर ईयर। आइए आगे क्वेश्चन कहता है, द मेन एम ऑफ द टू कंपनीज इज टू प्रोड्यूस नो फ्रिल लोगन कार्स विद क्लासिफाइंग फीचर्स एट एग्रेसिव प्राइस। ठीक है, तो इनका मेन एम क्या था? कि हम एक अच्छी गाड़ी बना पाए जिसकी कॉस्ट कम हो। ठीक है, अच्छी गाड़ी हो, एग्रेसिव प्राइसिंग हो उसकी, ठीक है, यानी कंपैरेटिवली लो प्राइस हो उस सेगमेंट के अंदर, एंड लॉन्च देम एक्सक्लूसिवली फॉर इंडियन मार्केट्स। और ये प्रोडक्ट जो है, ये ब्रांड कहां लॉन्च होना था? इंडियन मार्केट में होना था। तो देखिए, इंडियन मार्केट में लॉन्च करने के लिए फ्रेंच कंपनी रेनॉल्ट ने ज्वाइंट वेंचर किया, किसके साथ? महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ। यानी दो कंपनियां आज साथ आ गई। देखो, हमने शुरू में बात की थी जब ज्वाइंट वेंचर की, तो मैंने कहा था 2 और मोर, यानी ज्वाइंट वेंचर में कम से कम 2 कंपनियां तो होंगी, 2 बिजनेस तो आएंगे ही, 2 फर्म आएंगी ही, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो मिनिमम 2 हमारे पास है यहाँ पे। ठीक है, नाउ आगे क्वेश्चन कहता है, रेनॉल्ट वांटेड टू इंक्रीज द ग्लोबल कार सेल्स बाय 8 लाख बाय ईयर 2009। रेनॉल्ट ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि रेनॉल्ट चाहता था, दिस कंपनी वांटेड कि उनकी एनुअल सेल्स ग्लोबली कम से कम 8 लाख हो सालाना। ठीक है, बाय 2009। ठीक है, वो इस टारगेट को अचीव करना चाहते थे, इसलिए इन्होंने ज्वाइंट वेंचर किया महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ। नाउ दे बिलीव दैट दिस फिगर could be achieved by investing in Indian market। अब उन्हें क्यों लगता था ऐसा? उन्हें लगता था कि अगर हम इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो हमें ये फिगर अचीव करने में दिक्कत नहीं आएगी। रीजन क्या था? हमारे यहाँ की जो मार्केट थी वो बहुत बड़ी मार्केट है, वास्ट इंडियन मार्केट है। महिंद्रा एंड महिंद्रा के पास अपने रिटेल आउटलेट्स हैं जिनके हेल्प से वो कर पाएंगे। हमारे जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उनमें इंक्रीज आएगा, ठीक है, जिसके हेल्प से इजी हो जाएगा कंपनी के लिए ग्रोथ एंड एक्सपेंशन करना। ठीक है, एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज किया जाएगा। तो बात करें तो ज्वाइंट वेंचर की जो हमने मीनिंग किया, फीचर्स किया, सारे आप यहां से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ आगे कहता है, इट व्हाट काइंड ऑफ एग्रीमेंट इज बिटवीन द टू कंपनीज। कहता है किस तरह का एग्रीमेंट था इन दोनों कंपनीज के बीच में। क्लियरली समझ में आता है, दे एंटर्ड इनटू अ जॉइंट वेंचर, दोनों ने मिलकर एक नया ब्रांड लॉन्च किया, दैट वाज लोगन, इंडियन मार्केट के अंदर। ठीक है, विद द ऑब्जेक्टिव कि भैया इसे हम अचीव कर पाएंगे और हमें सिनर्जी मिलेगी, एक दूसरे के हेल्प से मिलेगी। रोनाल्ड ने टेक्नोलॉजी दी, महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपने रिसोर्सेज दिए, यहाँ के अपनी वास्ट मार्केट को इनको दिया। ठीक है, अपने रिटेल आउटलेट्स को इनको दिया ताकि इस प्रोडक्ट को इजीली मार्केट किया जा सके। ठीक है, सो इट इज क्लियरली अ ज्वाइंट वेंचर। आप यहां पर क्या करेंगे? आप बताएंगे कि ये ज्वाइंट वेंचर है, देन यू विल डिफाइन ज्वाइंट वेंचर। हम डिफाइन करना होगा कि क्यों हम इसे ज्वाइंट वेंचर कह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप इसकी फीचर्स भी कुछ लिखकर दे सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कितने मार्क्स का क्वेश्चन है आपके एग्जाम में ये। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कितने मार्क्स क्वेश्चन है। ठीक है, उसके हिसाब से ही आपने आंसर देना होता है। लेट्स सपोज 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, देन वी सिंपली से कि दिस इज ए ज्वाइंट वेंचर, और आपने इसकी मीनिंग लिख देना है ज्वाइंट वेंचर का, जी ये मीनिंग होता है और ये इसमें यहाँ पे फिट होती है सारी बातें। ठीक है जी, इसके बाद अगर आप देखें तो हमारे पास कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर हम अगर देखें तो ज्वाइंट वेंचर के ऊपर तो हमारे पास एज सच मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, इनिशियली आप पेज में देखें। हाँ, बट बाकी क्वेश्चंस हैं, जैसे कि हम देखें हमारे पास पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटरप्राइज is formed as a part of government and does not have separate legal entity। यानी गवर्नमेंट के पार्ट की तरह बनाया जाता है उसे, ठीक है ना, और उसका खुद का कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, तो उसे आप क्या कहेंगे? आपके पास ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं। पब्लिक कॉर्पोरेशन, दूसरा है गवर्नमेंट कंपनी, तीसरा है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, और फोर्थ है पब्लिक कंपनी। ठीक है, तो आपके पास क्लियरली पता है कि कौन सा ऐसा
ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, हमारे प्राइवेट, पब्लिक और ग्लोबल एंटरप्राइज वाले चैप्टर के अंदर, जो कि गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में आता है, अलग से कोई लॉ पास नहीं होता। जैसे रेलवेज है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, वैसे इसका आंसर है। तो आपको ये क्वेश्चंस भी करने हैं यहाँ पर, ठीक है। एक काम कीजिए, आप इस वाले पार्ट को एक बार नोट डाउन कर लीजिए। आई होप ऑनलाइन वाले बच्चों ने स्क्रीनशॉट लिया होगा, क्योंकि मुझे इस केस स्टडी को पढ़ाना था, बताना था आपको, मैंने इसे नोट डाउन करा दिया। तो इसे आप लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे चलेंगे एक बार, ठीक है। हाँ जी, तो नेक्स्ट आपके साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे चैप्टर प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस के अंदर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है। क्या होता है जी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, हमने आपके साथ समझना है। एंड द नेक्स्ट विल बी गोइंग थ्रू द फीचर्स ऑफ पीपीपी मॉडल, ठीक है। पीपीपी मॉडल क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि यहाँ पे टर्म्स आती हैं पब्लिक, प्राइवेट एंड पार्टनरशिप, तो शॉर्ट में हम इसे पीपीपी मॉडल बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है जी, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर मिलकर कोई वेंचर करते हैं, ठीक है, फॉर द वेलफेयर ऑफ जनरल पब्लिक, ठीक है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर को तो चाहिए, आपको पता है, प्रॉफिट है। पब्लिक सेक्टर का जो रोल होता है वो फैसिलिटेटर की तरह होता है। आइए वन बाय वन इन चीजों को देखें। तो सबसे पहले तो हम मीनिंग देखेंगे कि मीनिंग क्या है प्राइवेट पब्लिक एंड पार्टनरशिप का, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का, ठीक है। देखिए जी, इट इज अ बिजनेस वेंचर। बिजनेस वेंचर इसलिए रखा गया है क्योंकि जो इसमें प्राइवेट सेक्टर है उसका पर्पस तो प्रॉफिट कमाना ही होगा। हमारा जो पब्लिक सेक्टर है, जिसे गवर्नमेंट सेक्टर कह सकते हैं, उनका ऑब्जेक्टिव होता है वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, वेलफेयर ऑफ द जनरल पब्लिक, ठीक है। तो एक बिजनेस वेंचर है जिसकी फंडिंग, यानी जिसमें जो पैसा चाहिए वो कहां से आता है, इट इज फंडेड एंड ऑपरेटेड, ठीक है। इसको फंड करना, इसको ऑपरेट करना, इस प्रोजेक्ट को, इस बिजनेस को, इट इज डन थ्रू पार्टनरशिप ऑफ गवर्नमेंट एंड वन और मोर प्राइवेट सेक्टर कंपनीज। तो यहां पे गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट की डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग हो सकता है, कोई स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन हो सकता है, या फिर आपके पास गवर्नमेंट कंपनी भी हो सकती है, ठीक है जी। चलिए, तो ये लोग मिलकर इस वेंचर को करते हैं। आइए आगे चलें यहां पर। तो सबसे पहले ये मीनिंग की बात हो गई। देन वी जनरली कॉमनली रेफर दिस मॉडल एज P3 मॉडल, क्योंकि 3 P है यहां पर। अगेन इसे P3 इस तरीके से भी लिखा जाता है, एंड PPP मॉडल भी कहा जाता है। तो कुछ लोग इसे PPP मॉडल कहते हैं, कुछ लोग इसे P3 मॉडल कहते हैं, ठीक है, जहां पे प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर इन्वॉल्व है। आइए तो वन बाय वन इस मॉडल की फीचर्स की बात करते हैं। पहली फीचर अगर हम देखें, देन इट सेज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। इसकी पहली फीचर तो यही है कि इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट होता है, एग्रीमेंट होता है बिटवीन द पब्लिक सेक्टर एंड द प्राइवेट सेक्टर। किसी प्रोजेक्ट को लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई और पब्लिक रिलेटेड प्रोजेक्ट हो सकता है। लेट्स सपोज एग्जांपल ले सकते हैं आप कि हमने एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाना था। अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाने के लिए आपको पता है पहले बिल्डिंग चाहिए, ठीक है, बिल्डिंग चाहिए, वहां पर बेसिक सर्विसेज देनी है। तो बिल्डिंग बनाने का काम, ठीक है, और बेसिक सर्विसेज, फैसिलिटीज देने का काम वहां पर कौन कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर कर रहा है। प्राइवेट सेक्टर वहां पे एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनाकर देता है गवर्नमेंट को, वहां पर बाकी फैसिलिटीज देता है। वहां गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट वहां पर डॉक्टर्स को अपॉइंट करती है, अपॉइंटेड थ्रू द गवर्नमेंट, उनकी सैलरीज वगैरह देना गवर्नमेंट के का काम है। बाकी जो फैसिलिटीज है वहां पर वो कौन दे रहा है, प्राइवेट सेक्टर दे रहा है। अब उसमें रेवेन्यू शेयरिंग कैसे होगा वो डिपेंड करेगा कि उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट कैसा हुआ है, ठीक है। क्या उन्हें बिल्डिंग बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, उसकी फंडिंग कैसे होगी, ठीक है, उसका पैसा कैसे मिलेगा, वो सारी चीजें आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखी होता है। जब उनके बीच जो पार्टनरशिप हो रही है, पार्टनरशिप आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट है, एक एग्रीमेंट है, ठीक है। तो जब वो एग्रीमेंट होगा वहां ये सारी बातें लिखी जाएंगी। अगली फीचर पर चले, अगर हमारे P3 मॉडल में, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, then that is cost of service।
कॉस्ट ऑफ सर्विस से हमारा मतलब है कि जो यहाँ पे सर्विसेज दी जाएंगी उसकी कॉस्ट, सर्विस कॉस्ट को बियर कौन करेगा? क्या जो सर्विस लेने वाले होंगे उनसे सर्विस कॉस्ट ली जाएगी? एग्जाम्पल बात करें, टोल टैक्स लगता है आपका, तो जो नेशनल हाईवेज हैं, स्टेट हाईवेज हैं, इन्हें पीपीपी मॉडल पर चलाया जाता है, वहां टोल गेट्स लगाए जाते हैं, वहां से जो भी आएगा अपने व्हीकल से उसे टोल टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर टोल टैक्स की बात करें तो वहां पे गवर्नमेंट बियर कर रही है, सॉरी, वहां पर पब्लिक बियर कर रही है, यानी जो यूजर है वो बियर कर रहा है, या फिर यूजर बियर करेगा या फिर गवर्नमेंट बियर करती है, यानी टैक्स पेयर बियर करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से आता है? हमारे टैक्सेस से आता है। अब कुछ ऐसे भी ऑप्शंस हो सकते हैं, ऐसे भी एरियाज हो सकते हैं जहां पे गवर्नमेंट बियर करेगी उसे पार्टली या फुली, कुछ हिस्सा हो सकता है, या फिर कंप्लीटली बियर करे गवर्नमेंट। तो वो गवर्नमेंट अगर बियर कर रही है तो टैक्स पेयर का पैसा वहां पे यूज हो रहा है, जितना नहीं बियर कर रही है वो नहीं यूज हो रहा, बट बाकी यूज हो रहा है। तो डिपेंड करेगा कि कॉस्ट ऑफ सर्विस कौन पे कर रहा है। ठीक है, तो चलिए, ये भी एक फीचर है कि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सर्विस बियर कर सकते हैं आप, डायरेक्टली यूजर बियर कर सकता है, ठीक है ना, क्योंकि भाई सर्विस जो दी जा रही है, लेट्स सपोज मैंने टोल टैक्स का एग्जांपल दिया, ठीक है ना, और भी इसमें एग्जांपल हैं, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात करें, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आपको कंसेशनल रेट पे फैसिलिटीज मिलती है, मेडिकल ट्रीटमेंट मिलता है, मेडिसिन मिल जाती हैं। तो जितना पार्टली गवर्नमेंट बियर कर रही है वो पैसा कौन दे रहा है? वो हमारे टैक्स पेयर की पॉकेट से जा रहा है। जो वहां पे फैसिलिटी लेने वाले ने पैसा दिया वो उतना नहीं, बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट जो उसे फ्री फैसिलिटी मिल गई वो गवर्नमेंट के फंड से गया, यानी टैक्स पेयर के फंड से चला गया। तो ये भी एक फीचर है हमारे यहाँ पर कि कॉस्ट ऑफ सर्विस की बात आती है। देन थर्ड इज प्रोविजन ऑफ कैपिटल सब्सिडी। हमारे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के अंदर हम बात करते हैं कैपिटल सब्सिडी की, यानी क्योंकि आपको पता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं या इस तरह के पब्लिक वेलफेयर के प्रोजेक्ट हैं, इनके अंदर पैसा बहुत लगता है, फंड्स बहुत लगते हैं। गवर्नमेंट क्या करती है, कई बार प्राइवेट सेक्टर को बनाने के लिए जब ये काम दिया जाता है इन कॉन्ट्रैक्ट विद पब्लिक सेक्टर, तो गवर्नमेंट वन टाइम ग्रांट दे देती है, ठीक है भैया ये आप पैसा लो, उसके बाद वाले जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा उसे कैसे किया जाएगा? टैक्स हॉलीडेज दिए जाएंगे, जिसे हम टैक्स फ्री टैक्स भी बोल देते हैं पीरियड, कि भाई इतने पीरियड आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा आपको हम ऐसा कह सकते हैं कि आपको एनुअल जो भी रेवेन्यू आएगा उसमें से आपको हम कुछ फिक्स्ड अमाउंट आपको देंगे, ठीक है, एक फिक्स गारंटेड रेवेन्यू दे दिया कि इतना रेवेन्यू तो आपको मिलेगा ही मिलेगा इसके अंदर, ठीक है। तो प्रोविजनिंग होती है प्राइवेट पब्लिक जो हमारी पार्टनरशिप है, इसमें गवर्नमेंट अपनी तरफ से सब्सिडीज भी देती है, कंसेशंस भी देती है। क्यों? क्योंकि इस तरीके के प्रोजेक्ट को अकेले गवर्नमेंट सेक्टर पूरा नहीं कर पाता, दे रिक्वायर्स द हेल्प ऑफ प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। और इसके पीछे और भी रीजन है इस तरह की पार्टनरशिप के पीछे, क्योंकि जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है वो एफिशिएंट है, वो कम कॉस्ट में काम कर सकता है, इसलिए जनरली इस तरीके के टेंडर्स इशू किए जाते हैं जहां पे पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर मिलकर काम करते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट क्या देती है? गवर्नमेंट यहाँ पर अपनी फैसिलिटीज को देती है, जो सर्विसेज उनके पास हैं, जो चीजें उनके पास है, गवर्नमेंट सेक्टर के पास हैं, वो सर्विसेज के साथ में प्राइवेट सेक्टर की सर्विसेज को मिलाकर, उनकी फैसिलिटीज को मिलाकर इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट, इस तरह के एग्रीमेंट पूरे किए जाते हैं। देन फोर्थ वन वी हैव, फोर्थ फीचर परटेन्स टू हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स एंड पब्लिक वेलफेयर। इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स जो हैं, वो इन जनरल की जाती हैं जी आपके प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स में, ठीक है, या फिर आप पब्लिक वेलफेयर में बात कर सकते हैं। जैसे हम बात करें मेट्रोज की, ठीक है, जो डीएमआरसी है, दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन है, रेलवे कॉरपोरेशन है, ठीक है, वो प्रायोरिटी प्रोजेक्ट था, वो आपका इसी मॉडल पर बना है। उसमें रेवेन्यू शेयरिंग भी है, गवर्नमेंट का भी कुछ शेयर होगा, प्राइवेट सेक्टर का भी शेयर होगा, क्योंकि दोनों ने मिलकर इन्वेस्टमेंट किया है वहां पर, ठीक है, तो उन्हें बाद में उसमें रिटर्न मिलेंगे, तो वो भी रेवेन्यू शेयरिंग में आएंगे। देन शेयरिंग ऑफ रेवेन्यू इन एग्रीड रेशियो, हम पीछे बात कर चुके हैं बार बार कि भैया यहाँ पर जो भी प्रोजेक्ट होते हैं उसका जो रेवेन्यू है वो शेयर होता है, जो भी उनका एग्रीमेंट रहेगा उस रेशियो में रेवेन्यू को वो शेयर करें, बराबर कर सकते हैं, 70-30 भी हो सकता है, 60-40 भी, कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन किसका रोल ज्यादा है। जिसका रोल ज्यादा होगा, जिन्हें ज्यादा इन्वेस्ट किया है, उनको ज्यादा रेवेन्यू में शेयर मिलेगा। देन लास्ट फीचर वी हैव इज that higher return to private investor।
ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, बट जरूरी इसलिए है प्राइवेट इन्वेस्टर्स के साथ काम करना क्योंकि उनके पास जो स्किल्स हैं, एफिशिएंसी है, वो पब्लिक सेक्टर के पास नहीं होती बहुत बार। ठीक है, तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर को इन जनरल जो पब्लिक प्रोजेक्ट्स होते हैं, पीपीपी प्रोजेक्ट होते हैं, वहां पर ज्यादा रिटर्न दिया जाता है। ठीक है, जो गवर्नमेंट बॉन्ड का रिटर्न है उससे भी ज्यादा रिटर्न देते हैं, तो एक बर्डन की तरह है, इसलिए बस यहाँ इस पॉइंट पर एक प्रॉब्लम आती है कि गवर्नमेंट जब भी अपना कोई काम देती है किसी को, तो गवर्नमेंट के रेट होते हैं, ठीक है, उस रेट से भी ज्यादा रिटर्न मिलता है इन मॉडल के अंदर प्राइवेट इन्वेस्टर्स को। तो ये एक प्रॉब्लम वाला बात है। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर रिस्क सारा पब्लिक सेक्टर उठा रहा होता है, यानी गवर्नमेंट उठा रही है, और रेवेन्यू में जो रिटर्न है वो प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा मिलता है। रीजन बीइंग क्योंकि अकेले पब्लिक सेक्टर के लिए करना पॉसिबल नहीं है इस तरह के प्रोजेक्ट्स को, तो यहाँ पर हमें इन्वॉल्व करना पड़ता है प्राइवेट सेक्टर को भी। और दूसरा, आपको पता है 1991 के बाद हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसी आ गई, जहाँ हमने प्राइवेटाइजेशन की बात की है, तो वहां हम बढ़ावा भी देते हैं इस तरह की चीजों के लिए, ताकि प्राइवेट सेक्टर भी डेवलप हो। ठीक है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं वो भी काम में आ पाए, उन्हें भी जॉब्स मिले, तो इस तरह की प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, चलिए जी, तो ये हमारी फीचर्स हो गई, हमारे प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की मीनिंग हमने समझ लिया। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे आप लोगों के साथ। थैंक यू।